घर में थोड़ी पैसे की तंगी थी तो मैंने अपने ब्रदर के साथ जाके पेन बेचे। जिस कंपनी को मैंने 30 साल बिल्ड किया वो एक ही रात में मेरे हाथ से निकल गई। एक ईमेल जाती है सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को और एम्प्लॉइज़ को कि देखिए आज से कुंवर सदेव जी इज़ नोबडी और ये जो हैं इन्हीं से आपने सब कुछ पूछ के और सब कुछ इन्हीं को बता के काम करना है। आज तक मेरे पास हाई कोर्ट के, CBI के, ED के सबके केस चल रहे हैं। मुझसे ज़्यादा कोई क्या रोया होगा जिसने 30 साल एक ब्रांड खड़ा किया हो और उसके सामने लोग उसके ब्रांड की ऐसी तैसी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे से मतलब जो उस टाइम वो भी बेचारे दुखी थे, उन्होंने भी बदतमीज़ी करी मुझसे। मेरे फ़ोन पे बड़ी गालियाँ मिली, बहुत लोगों ने गालियाँ लिखी, बहुत मैसेज आते थे गालियाँ भरे। आपका कंपनी से ना कोई सरोकार है, ना हम आपको कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, ना आप हमसे पूछो तो कोर्ट के थ्रू आओ। तो ऑब्वियसली एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि क्या आप आत्महत्या कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक है और पिछले कई सालों से मैं सोलर के ऊपर, ईवी के ऊपर, पावर स्टोरेज के ऊपर और जो अप्लायंसेस आप अपने घरों पर यूज़ करते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके आप लोगों को दिखाया है, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, फैक्ट्रीज़ कवर करी हैं जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। आज इस चैनल पर हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें इन इंडस्ट्रीज़ के कुछ बिज़नेस लीडर्स को हम इन्वाइट कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कई सालों का, क्या चीज़ें उन्होंने सीखी, क्या चीज़ें वो फ्यूचर की हमें बताना चाहते हैं। एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज ये हमारा पहला एपिसोड है और हमारे साथ कनेक्टेड हैं कुंवर सचदेव जी जो सुकैम के फाउंडर हैं और अभी करंटली वो स्वास्तिका के मेंटोर हैं। तो हम इनसे पूरी एक इनके लाइफ की जो समरी है वो समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से पॉडकास्ट में। कुंवर सर, वेलकम। थैंक यू। क्या लाइफ थी सर, अगर बचपन से मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड था? तो मेरे फादर रेलवेज़ में थे और एक मतलब बहुत मतलब एज ए क्लर्क ही थे। ओके। तो 3 भाई थे हम। ठीक है। मदर वर्किंग नहीं थी और ऑन टॉप ऑफ इट उनको बिज़नेस करने का शौक़ था, तो जितना पैसा थोड़ा बहुत बचता था वो बिज़नेस पे चला जाता था। तो कोई मतलब अगर अब देखूं तो ऐसा लगता है बड़े हार्ड सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हैं, लेकिन तब तो जी रहे थे, हमें क्या पता था, तब तो हमें लाइफ ही ऐसी दिखती थी। राइट। हमारे पास पैसे नहीं थे, तो जिस परिवार में हम पैदा हुए तो उसमें ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी और मुझे लगता है नेचुरल चैलेंजेस थे। मैं उनको चैलेंजेस भी नहीं कहूँगा, बड़ी अच्छी लाइफ थी। नॉर्मल लाइफ से निकले और चीज़ें समझते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। तो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है बड़े होकर ये बनना है, आपका क्या ड्रीम था सर? सो मेरा एक बहुत साल से, मुझे लगता है जब मैं बचपन से था, मुझे एक चीज़ बड़े दिमाग में क्लिक हो गई थी, मुझे कुछ बनना है। अच्छा। क्या बनना है मुझे नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि मुझे कुछ बनना है। ओके। और तो बस ये एक इच्छा थी कि कुछ बनना है। तो आप सुकैम के फाउंडर हैं, सबसे पहले लाइफ में कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा कुछ शुरू करने वाला हूँ, ये करूँगा? ऐसे देखिए, लाइफ इतनी फास्ट निकली कि जब आप काम करा आपने, जैसे घर में थोड़ी पैसे की तंगी थी तो मैंने अपने ब्रदर के साथ जाके पेन बेचे साइकिल पे। ठीक है। तो लाइफ इतनी फास्ट निकली है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको कोई क्या बताऊं। मतलब इतने सारे सर्कमस्टांसेस, इंस्टेंसेस और इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, तो कोई भी एक चीज़ डिफ़ाइन करनी बड़ी मुश्किल है। डिफरेंट स्टेजेस रही लाइफ की और जो मैं करता चला गया, मेरे लिए एक ही चीज़ थी कि ये हो गया, अब अगला क्या, ये हो गया, अगला क्या, और जो किया उसको अच्छा कैसे कर सकता हूँ और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं हुई, आज भी ऐसे ही चल रहा है। मुझे कभी ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया है जो कोई और नहीं कर सकता। राइट। मुझे लगता है ये कि आप तो यार ये चीज़ और होनी चाहिए, ये और होना चाहिए। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी कंटिन्यूस लाइफ एंड आई थिंक टिल द टाइम आई लिव दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो आप इन्वर्टर्स और बैटरीज मैन्युफैक्चर करते थे सुकैम में? मैंने सुकैम जब शुरू करी तो मैं केबल टीवी से शुरू करी। ओके। तो मैंने एक्चुअली, मैं जैसे पेन बेच रहा था तो मैंने ऐसे स्कूल में ये काम करना शुरू किया था। ओके। कॉलेज मैंने कॉलेज क्रॉस कर लिया, तब भी वहाँ पेन बेचता था इवनिंग में जाके, या मैं जब छुट्टी होती थी चला जाता था। ठीक है। उसके बाद कॉलेज से निकला तो फिर अगला एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई मैंने अपने ब्रदर के साथ काम किया, क्योंकि मेरे ब्रदर ने पेन में अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया था। हमने एक नई सड़क में दुकान खरीद ली थी। अच्छा। तो ठीक चल रहा था। फिर मुझे उसके साथ भी था कि मैंने कभी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसने बोला यार बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें खड़ी करी हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो सब लुट डुब जाएगा। तो फिर मुझे लगा यार ये तो मतलब मैं वो वहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा था। दुकान मेरा डेस्टिनेशन नहीं था, उसके लिए दुकान डेस्टिनेशन था कि भाई दुकान बन गई, गाड़ी आ गई घर में, तो उसके लिए डेस्टिनेशन था। मेरा वो डेस्टिनेशन नहीं था। राइट। मुझे तो फैक्ट्री लगानी है पेन की। तो ऐसे ही फिर मेरे को लगा चल छोड़ यार क्या करना।
तो फिर मैंने एक नौकरी कर ली। नौकरी करी तो वहाँ देखा यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हैं, जिसमें केबल टीवी का बिज़नेस वो लोग करते थे, वो जो कंपनी थी। तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं। तो वो वाला करना सीखा। तो मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ABCD नहीं आता था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने लगे तो हमने वो करना शुरू करा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग, फिर पहले ट्रेडिंग से काम शुरू करा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करी। तो केबल टीवी का बिज़नेस भी बूम कर गया, क्योंकि पूरी दुनिया को केबल टीवी चाहिए था। फिर एक समय आया हिंदुस्तान में केबल टीवी बूम कर गया। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजरी और मैं करता चला गया। फिर पहली नौकरी करी, 2 साल नौकरी करी, और उस नौकरी में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आ गया, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइड में निकल गया, पेन छोड़ दिया। तो केबल टीवी आप वही बता रही हैं जो हमारे घर पर केबल कनेक्शन आता था? हाँ, तो ऐसा था पहले ना, केबल टीवी का, उससे भी केबल टीवी से पहले MATV CATV बिजनेस होता था, जिसमें होटलों में लगते थे। राइट। होटल्स में एक VCR कॉमन लग जाता था, एक एंटेना कॉमन लग जाता था पूरे घरों के लिए, या पूरे होटल के कमरों में जाके वो वही VCR में जो फिल्म चल रही होती थी वही सब देख सकते थे। तो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी थी। और फिर वो घरों के लिए आ गया, तो घरों में लोगों ने करा एक VCR चला के सब घरों को दिखाने की उन्होंने वो करी। ओके। तो वो केबल टीवी आप उस ज़माने के हैं जब आपने देखा होगा घर में केबल आता था। राइट सर। तो फिर उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई। अब आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई है, तो जब आपको जो देखना है वही देखिए, उतना ही देखिए। तो बट वो मेरा फेस था। तो आपने उसकी ट्रेडिंग से शुरू करा था? पहले ट्रेडिंग से शुरू करा था, इंस्टॉलेशन करता था मैं। ओके। सामान किसी और का था मैं। फिर उसके बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। उसमें एम्पलीफायर थे, मॉड्यूलेटर थे, टैप ऑसिलेटर थे, ऐसे बड़े सारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स है। तो मैं सीखता चला गया मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मतलब आपने जब शुरू करी उसके साथ ही नॉलेज भी साथ ही लेते गए? ऑब्वियसली, कोई देने वाला तो था नहीं नॉलेज। मतलब पहले से कुछ ऐसा नहीं था कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता था? जी नहीं। तो फिर वहाँ से जैसे आपने धीरे धीरे ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करी, तो इन्वर्टर और बैटरी की तरफ कैसे मूव हुए? तो ऐसे ही जैसे मैं केबल टीवी के प्रोडक्ट्स बना रहा था, तो केबल टीवी के प्रोडक्ट्स में मैं बहुत इम्प्रूव करता चला गया प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये वाली PTH बोर्ड होता है, मतलब PCB क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेस्टिंग क्या होती है। तो मैंने उस एरिया में भी काफ़ी अच्छा काम किया। ओके। और मैंने बहुत नॉलेज ली। टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, मेरा जैसे उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, एक RF और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। जिसको बड़ा स्पेशलाइज्ड माना जाता है। तो उन दोनों में ही मेरा एक्सपीरियंस आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इन चक्रों में पढ़ूंगा, लेकिन जैसे मैंने उसमें देखा कि RF में कैसे काम करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी में कैसे काम करते हैं, तो एम्पलीफायर बनाए, मॉड्यूलेटर्स बनाए। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मेरा ठीक काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था केबल टीवी का। मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहा था। ओके। और मेरे ख्याल से मेरे पास 100 लोग होंगे उस समय। राइट। मैन्युफैक्चरिंग में भी थे। और तो उसके बाद फिर कोई एक लड़का था जो, मैंने अपने घर में इन्वर्टर लगा रखा था। इन्वर्टर ख़राब होता रहता था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने उस लड़के से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, भाई तू रोज़ आता है, बता ये आए दिन आया रहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसने मुझे ऐसे कह दिया, सर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा। तो बस हमारे को हिट कर गई वो बात। हमने वो इन्वर्टर उठाया, अपनी फैक्ट्री चले गए। खोल कर खाल के देखा तो हमने देखा यार ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से, कि इसमें बिखरी हुई तारें हैं, इतना कुछ है। ये तो मतलब बनाना भी, जो बना भी लेगा उसको ठीक कर ही नहीं सकता। राइट। क्योंकि उस समय कलकत्ता से लोग इन्वर्टर लेके आते थे, और वो इन्वर्टर वो सारे मतलब कलकत्ता के ही लोग थे। कलकत्ता के जो इन्वर्टर बनते थे ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर थे, मतलब बड़े बड़े इन्वर्टर होते थे, और उसमें जंगल ऑफ वायर्स होता था। ठीक है। तो वो सब लोग यूज़ करते थे। तो मुझे समझ आ गया यार ये वाला तो मतलब इसमें तो जिस तरह से काम किया हुआ है इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मशरूमिंग इंडस्ट्री थी, हर लोग वो किट लेते थे, और ऑल इंडिया लेवल पे लोग अपने अपने वो किट ले लेके अपने इन्वर्टर बनाया करते थे। अच्छा। और 20-25 किलोमीटर के एरिया में बेचा करते थे। और फिर मुझे समझ आया तो चलो मैंने उस पर R&D करनी शुरू करी। मतलब कोई बड़ा ब्रांड नहीं था? ब्रांड क्या, कुछ इन्वर्टर स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं था। ब्रांड तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। कोई स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं था कि जो चल जाए। कोई भी ऐसा आदमी था जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करता हो, सब 20-25 किलोमीटर के एरिया में काम करते थे, क्योंकि उनको सर्विस देनी थी। सर्विस पॉसिबल नहीं थी। इन्वर्टर ऐसा घटिया था प्रोडक्ट कि उसकी सर्विस पॉसिबल ही नहीं थी। तो वो कोई बहुत बड़ा मतलब कोई ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ कि उस मेरे से पहले ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज था ही नहीं। ओके। तो आपने फिर इन्वर्टर बनाया? फिर मैंने, मेरे एक दोस्त कनाडा में रहता था, मैंने उसे बोला यार कुछ इन्वर्टर, वो RV के अंदर इन्वर्टर लगते थे, वो RV का इन्वर्टर दिए यार। ओके। और बड़े लोगों से देखा समझा क्या है, और फिर मतलब वैसे ही अपने R&D के इंजीनियर्स के साथ जो मेरे RF में काम करते थे उनके साथ मिल के हमने एक इन्वर्टर बनाया। ठीक है। मतलब जो ऑब्वियसली फेल होना था
फेल हुआ, ओके। अपने दोस्तों यारों के लगाए, पिटे, हम्म। और इस तरह से शुरुआत हो गई। ओके। फिर लग गए हम कि हमें उसको चीज़ ठीक करनी थी, तो हम लग गए उसमें, कुछ रोज़ इम्प्रूवमेंट, आज ये इम्प्रूवमेंट, कल वो इम्प्रूवमेंट। लेकिन तब तक मेरा केबल टीवी का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरे उस पैसे थे, सब कुछ थे, तो मैं उस पर R&D करता चला गया। ओके। और मुझे भी नहीं पता था R&D क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदने, ऐसी चीज़ें लानी, लोगों को करना। और इस इंडस्ट्री में कोई ना R&D के लोग थे, ना कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में लोग ही नहीं थे। मतलब थे, बस जाके उनको पता था इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको पता इन्वर्टर कैसे लगता है, वो लगा देता था। और जब ख़राब हो जाता था, जिसने बनाया होता था बेचारा उतार के ला के लगा रहता था ठीक करने के लिए। राइट। तो मैंने पहला ऐसा इन्वर्टर बनाया जो मॉसफेट बेस्ड था, जो बड़ा स्लीक था, सिंगल PCB था, जैसे कंप्यूटर के बोर्ड होते हैं, आप निकालो कनेक्टर और आप लगाओ। तो मैंने पहला इन्वर्टर ऐसा बनाया। इंडिया में उस टाइम पर ऐसे इन्वर्टर नहीं थे? उस टाइम ऐसे कोई इन्वर्टर किसी ने बनाए नहीं थे, सोचे भी नहीं थे। ठीक है। और जैसे ही मैंने बनाए, पहले थोड़ा फेलियर था, फिर धीरे धीरे जैसे 50% चलने लगे, फिर उसके बाद 80% चलने लगे, मैं इम्प्रूवमेंट करता चला गया और हमें समझ आती गई। फिर हम टेस्टिंग इक्विपमेंट लेते चले गए, फिर हमने लोग लिए जो कुछ यंग से बच्चे थे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए थे, उनके साथ लगे रहे, क्या चल मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट की स्पेक्स क्या होती हैं, ऐसे कर करके मैं उनके साथ लगा रहा और वो भी लगे रहे, और देखते देखते वो सिचुएशन खड़ी होती चलेगी। और मुझे लगता है कि शायद मेरा जो पीछे पड़ने वाली जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने R&D वालों के साथ लगा रहता था कि अच्छा यार ये करना है, ये वो। हमेशा R&D वाला लड़का ही कहता था, सर ये तो होगा नहीं, सर ये तो पहले किसी ने किया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं कहता चल यार कोशिश करते हैं, लगे रहते थे। फिर एक चीज़ फेलियर हुई, फिर उसका रूट कॉज ढूंढा, फिर दूसरी चीज़ फेलियर हुई, उसका रूट कॉज ढूंढा। मैं भी, आप मानेंगे नहीं, मैं आज की डेट में कोई भी आप मुझे स्पेक शीट दे दीजिए, मैं 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ किसी भी प्रोडक्ट की, बिकॉज मेरे को टेक्निकल में इतना इंटरेस्ट है कि मेरे को समझ आता है भाई कोई क्या कहना चाह रहा है। ओके। तो सर जब आपने ये इन्वर्टर बनाया, फर्स्ट प्रोडक्ट अपना बनाया, तो एकदम ही सारे लोगों के पास तो प्रोडक्ट नहीं जाता, धीरे धीरे कुछ इनिशियल कस्टमर्स होते हैं, वहाँ से आपने शुरुआत करी, तो कैसे लोगों तक आपने ये प्रोडक्ट पहुँचाना शुरू किया? मेरा केबल टीवी का एक सेट बिज़नेस था, तो मैंने उन्हीं डीलरों को पहले अप्रोच किया। ठीक है। कि भाई तुम ले लो। कुछ ने लिया, कुछ ने नहीं लिया, कुछ ने बोला सर ये इन्वर्टर बिज़नेस हमें समझ नहीं आता। फिर जो लोग मैन्युफैक्चरर थे उनको हमने मिलना शुरू किया। मैं खुद जाता था, कुछ लोग भी रखे हुए थे जो जाते थे, पर ज़्यादातर बार मैं ही गया लोगों से और लोगों को कन्विंस करके आया। तो जब कई लोग तो देखते थे यार ये नया प्रोडक्ट है, चलो रख लो, मुझे बोलते थे सर रख जाओ हम देख लेंगे, पैसे भी नहीं दिए, प्रोडक्ट भी रख लिया। ठीक है। और मतलब तो ऐसे कर करके लाइफ बढ़ती गई। मैं दिखाता गया लोगों को। लोगों को मैं हमेशा जाके प्रोडक्ट खोल के दिखाता था, क्योंकि हमारी USP यही थी कि भाई नई टेक्नोलॉजी है और देखो ऐसे है, इसकी रिपेयर इतनी आसान है। तो कुछ लोग कन्विंस हुए, उन्होंने दो चार पीस लेने के करना शुरू किया। फिर पहले फेज़ में हमने डायरेक्ट भी बेचा, कि जहाँ पे हमने कस्टमर्स को डायरेक्ट अपनी एक टीम बनाई। पहले तो ऐसे ही होता था, कॉल सेंटर होते नहीं थे, तो हमने अपना ही अंदर एक कॉल सेंटर बना के लोगों से बात करते थे। तब भी लोग इन्वर्टर बाकी ऐसे ही बेचा करते थे, फ़ोन पर डायरेक्ट ही बेचा करते थे। ओके। तो हमने वो बना के उससे शुरू करा, डायरेक्ट बेचना शुरू करे, फिर डीलर बनाने शुरू करे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने शुरू करे। और धीरे धीरे वो श्रृंखला बढ़ती चली गई। मुझे भी नहीं पता कितने साल लग गए सर ये पूरा बनाने में? अभी तक चल ही रही है ज़िंदगी। अच्छा। तो साल क्या कह सकते हैं। तो जो ये आपने सुकैम था आपकी कंपनी का नाम, उससे पहले जो आपका केबल टीवी का बिजनेस था उसका नाम भी सुकैम था। तो सर ये सुकैम का मीनिंग क्या है? सुकैम का ऐसा यार, देखो कॉलेज में हमारा जैसे सबके कुछ ना कुछ, हमारा भी एक अफेयर था। अच्छा। एक लड़की के साथ मेरा बहुत सीरियस, तो उस लड़की का नाम, जब हम उस समय कॉलेज में होते हैं तो सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। राइट। कि हमारा नाम और फिर हमारे बच्चों का नाम सोच लेते हैं। राइट। तो ऐसे ही हमने ये नाम सोचा था, और ये जो नाम सोचा था वो SUKAN था। ओके। सुकैन नाम सोचा था कि मैं अपना ब्रांड सुकैन रखूँगा। ओके। तो ना तो उस लड़की से शादी हुई, ना कुछ ऐसा हुआ। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अच्छा। पर ये ब्रांड रह गया। ठीक है। और जब मैं ब्रांड का, जब मैंने जैसे काम शुरू किया, तो जो एक आर्टिस्ट होते हैं, उस टाइम में आर्टिस्ट होते थे, कंप्यूटर पे नहीं होते थे, वो लिख के लाया। उसको लिखा था मैंने, भैया सुकैन लिख के लाइयो, वो एक M और लगा के ले आया। और उस समय मुझे लगता है कि वो 200-250 रुपये की बात थी। मैंने यार ऐसा साले को कहूँगा 200-250 रुपये का मतलब और 200-250 रुपये लग जाएंगे, तो मैंने सुकैन को सुकैन में मान के
मैंने कहा चलो यही ब्रांड रख लेते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो ये इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया में जिसको हम सब जानते हैं वो एक मिसस्पेलिंग है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, कितने इन्वर्टर मॉडल्स आज तक आप सुकैम के नाम से बना चुके हो सर? जब तक मैं सुकैम का ओनर था तब तक मेरे हिसाब से 4 करोड़ प्लस यूनिट जा चुके थे। आप सेल कर चुके थे। आपको सर विकीपीडिया पे मैंने सर्च किया था तो आपको इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये जो टाइटल है ये सबसे पहले मतलब किसने दिया आपको, कब दिया था ये? तो ऐसे ही जब डीलर मिलने आते थे तो मुझसे बोलते थे सर आपसे अच्छा कोई इन्वर्टर किसी ने बनाया नहीं, आप ही हो, जो भी आप बनाते हो आप ही बनाते हो, आप ही बनाते हो। मुझे ऐसे दिमाग चढ़ाते रहते थे लोग। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, सुन लेते थे। अच्छा। तो फिर एक मुझे याद नहीं आता अभी, कोई डीलर आया था तो बोला सर आपको तो पदवी मिलनी चाहिए इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया की। ओके। तो मैंने उसको आया गया कर दिया। फिर अब मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं जब मैं उसके यहाँ कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ गया तो मैं जनरली डिस्ट्रीब्यूटर को विजिट करा करता था और जाके उनके साथ काम करता था, जाके मार्केट में काम करना, समझाना लोगों को। बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी समझाने के लिए हमेशा आगे आया। तो मैं वहाँ गया तो अखबार में जो कोई आया हुआ था उन्होंने बोला सर ये इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया है। उन्होंने लिख दिया, अखबार में छाप दिया इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया। अच्छा। तो तब से फिर ये टाइटल मेरे साथ चलना शुरू हो गया। ओके सर, आपने अभी बताया कि जब तक मैं सुकैम के साथ था, ऐसे करके आपने एक सेंटेंस यूज़ किया, तो आप सुकैम के साथ अब नहीं हैं। कुछ बताना चाहेंगे क्या हुआ था? देखिए ऐसा है, बड़ी एक सर ये बेसिक से मेरे को जानना होगा क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर, तो स्वास्तिका आपका नया ब्रांड है जिसके आप मेंटोर हैं। तो स्वास्तिका की मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ 1-2 कमेंट्स आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सुकैम के ऑनर थे, इन्होंने बीच में छोड़ दिया, इस टाइप से कुछ कमेंट्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें क्लियर हों अच्छे से। ये बड़ा सेंटिमेंटल सा क्वेश्चन है। ओके। जिस कंपनी को मैंने 30 साल बिल्ड किया वो एक ही रात में मेरे हाथ से निकल गई। बैंक्स में हमारा कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे थे तो हमने बैंक्स को वो बोला हुआ था, हमारे बड़े सारे बैंक थे तो 250 CR का लोन था डिफरेंट बैंक से। ओके। सो हमारा थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा था तो हमने बोला बैंक्स को कि भैया आप थोड़े दिन के लिए हमारी जो किस्तें हैं वो आप डेफर कर दीजिए और हमें टाइम दे दीजिए। तो बैंक्स उस पर काम कर रहे थे, लेकिन इतने में नया लॉ गया, NCLT एक नया लॉ आ गया और उस लॉ के अंडर बड़ा क्लियर था कि आपको जो भी ऐसी कंपनी है उसको आप NCLT में डाल दीजिए। और NCLT का मतलब ये था कि कोर्ट आपको ऑर्डर देती है कि आपने पैसे देने हैं, पूछती है बस आपने पैसे देने हैं, हाँ जी देने हैं, चलिए ठीक है आज से आपकी कंपनी नहीं है, ये बैंक कंपनी चलाएंगे। तो बैंक के नुमाइंदे और बैंक सब मिलके एक टीम बनाते हैं और उसमें कोर्ट एक बंदा अपॉइंट कर देती है जिसको RP बोलते हैं और वो अगले दिन से आपके कंपनी का मालिक हो जाता है और आप एक ईमेल जाती है सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को और एम्प्लॉइज़ को कि देखिए आज से कुंवर सदेव जी इज़ नोबडी और ये जो हैं इन्हीं से आपने सब कुछ पूछ के और सब कुछ इन्हीं को बता के काम करना है। ओके। तो आप अगले दिन से किसी लायक नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्रियाँ जाते हैं, ना आपकी कोई फैक्ट्री रह गई, ना आपका कोई ऑफिस रह गया, ना ये लोग रह गए, तो ना एम्प्लॉई आपको सुनते हैं, ना एम्प्लॉई चाहे सुने भी तो क्या करें, क्योंकि मेरी तो कुछ चलेगी नहीं, ना मेरे चेक्स पे साइन तो खैर मेरे पहले भी नहीं चलते थे, वो तो कंपनी में लोग करते थे, बट मेरी अथॉरिटी ख़त्म, सारी फैक्ट्रियाँ ऑफिस सब ख़त्म, कल से आप नोबडी। एक दिन पहले मतलब 4 अप्रैल 2018 तक मैं कंपनी का ओनर था। 5 अप्रैल 2018 आई वॉज नोबडी, मेरा कोई सुकैम से रिलेशन नहीं रह गया। सुकैम कंपनी बैंकों को चली गई और उन्होंने कंपनी चलाई 1 साल, वो नुमाइंदा बोर्ड पे आ गया और उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई जिसकी मीटिंग होती थी, जिसमें मुझे बुला के जलील करते थे कि तुमने ये 10 साल पहले क्यों गलत किया, ये क्या गलत किया, और बस फिर आई वॉज नोबडी। सो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे? कोई उसका तरीका ही नहीं था। अच्छा। उसका तरीका है कि बैंकों ने आपसे पैसे लेने थे, उन्होंने कंपनी ले ली आपसे, बात ख़त्म। नॉट ओनली दैट कि ये ले ली, उसके बाद जो उन्होंने मेरे पे केस ठोके कि आपने ये 10 साल पहले ये गलत किया था, आपने कंपनी से पैसे निकाले, ये करा, वो केस आज तक चल रहे हैं। ओके। तो मतलब नॉट ओनली कि आपसे कंपनी चलती रही, कंपनी ले ली और साथ में बेइज्जत किया और आज तक बेइज्जती चालू है। आज तक मेरे पे हाई कोर्ट के, CBI के, ED के सबके केस चल रहे हैं। तो वो जो कंपनी उन्होंने ली थी वो किसी टाइम पीरियड के लिए ली थी या क्या मतलब? पहले 1 साल उन्होंने कंपनी चलाई 2018 से 2019। अच्छा। जिसके दौरान वो कंपनी में पहले तो सारे खर्चे बंद करते चले गए, ना तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम से दी, ओके। ना उन्होंने कोई मार्केटिंग के खर्चे किए,
सर्विसेज धीरे धीरे उन्होंने कम करनी शुरू कर दी कि भैया सर्विस खर्चा है, क्योंकि उनको कंपनी समझ नहीं आती। उनको लगता है यार ये तो खर्चे हैं, खर्चे बंद करो। वो खर्चे धीरे धीरे बंद करते चले गए, लोग दुखी होते चले गए और सबको मेरा नंबर बांट दिया। सबके पास मेरा ही नंबर था, उनके तो नंबर वो उठाते ही नहीं थे। उनका जो आरपी था उसके तो नंबर कोई उठाता ही नहीं था। एक ही आदमी का अगर नंबर सबको बट भी जाए तो वो तो नंबर ना उठाएगा, ना लोग उससे बात कर सकते। तो अगला नंबर किसका? एम्प्लॉयज़ का और मेरा। राइट। तो एम्प्लॉयज़ भी बेचारे बड़े दुखी हुए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बड़े दुखी हुए। मतलब सभी पूरी श्रृंखला में सब लोग बड़े दुखी हुए कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब उसका कुछ भी करें, वो उन्होंने लेके फिर ऑक्शन करी 2-3 बार, फिर ऑक्शन करके बेच दी किसी नए सेलर को। सर, जो वीडियोस पर कमेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर आपके सुकैम के कस्टमर्स रहते हैं, आपके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क था वो लोग होते हैं। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं एक तरीके से आप पर कि आपने उन सबको बीच में छोड़ दिया, लटका दिया था, ना किसी को सर्विस दी ना कुछ। तो मेरा एक उनसे क्वेश्चन है, क्या उन्होंने देखा कि मेरी ज़िंदगी क्या गई? कि भाई मैं किस हालात में रहा? ना मेरे पास खाने के पैसे थे, ना मैं शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था। ऊपर से मेरे साथ इतने सारे केस चल रहे थे और मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव सर्विस टू पीपल एंड मैं तो रोता रहता था कि यार जो मैंने बिल्ड किया ब्रांड वो मेरे सामने लोगों ने ख़राब कर दिया। मुझसे ज़्यादा कोई क्या रोया होगा जिसने 30 साल एक ब्रांड खड़ा किया हो और उसके सामने लोग उसके ब्रांड की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि मेरे पहले एम्प्लॉयज़ को मिसट्रीट किया उन लोगों ने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मिसट्रीट किया और मेरे को दिख रहा था कि यार ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब मेरी जो मैंने 30 साल की ज़िंदगी है मेरे सामने उन्होंने लेके आग लगाई है। तो आप सोच सकते हैं मेरे साथ क्या गुजरी होगी। और मैं हेल्पलेस था इसी दौरान। इसीलिए मेरी वाइफ ने ये नई कंपनी शुरू करी कि हम कुछ लोगों को सर्विस दे पाएँ, क्योंकि हमारे घर में लोग आ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते थे, कुछ लोगों को डीलरों को लेकर, देखो सर हमारे इतने माल लिया हुआ है, हम क्या करें। और काफ़ी लोगों ने मेरे से, मतलब जो उस टाइम वो भी बेचारे दुखी थे, उन्होंने भी बदतमीज़ी करी मुझसे। मेरे फ़ोन पे बड़ी गालियाँ मिली, बहुत लोगों ने गालियाँ लिखी, बहुत मैसेज आते थे गालियाँ भरे। जो एक आदमी के साथ हो सकता है वो होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको लोग समझते नहीं है कि यार ये कंपनी है। मैं मालिक ज़रूर था लेकिन वो लिमिटेड कंपनी थी और एक वो टेक ओवर हो गया तो मेरा कोई रोल ही नहीं रह गया। मैं मक्खी की तरह, दूध सी मक्खी से जैसे बाहर निकाल देते हैं वैसे निकाल दिया गया। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। जब आप चला रहे थे, जब कंपनी आपके अंडर थी, तब उस टाइम पर कितनी सेल्स थी आपकी? उस टाइम लास्ट में था जो हमारी 500 करोड़ से ऊपर की सेल थी। अच्छा। और सब जगह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थे, एम्प्लॉयज़ थे। आप ये सोचिए कि उन्होंने कंपोनेंट्स भी देने से मना कर दिया। कंपोनेंट्स डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं, कार्ड जाते हैं, कंपोनेंट जाते हैं, वो भी देने बंद कर दिए। और लोग मुझे फ़ोन करते थे, सर क्या है? मैं कहता था यार देखो यार यहाँ से मिलते हैं। मैं उनको एड्रेस लिखवाता था, यार यहाँ से मिलते हैं। उसको बंदे को फ़ोन करता था, यार तू इसको सस्ता दे दे, किसी तरह से काम चला ले। तो मैंने जो हेल्प हो सकती थी लोगों की करने की कोशिश करी, बट एक स्टेज के बाद तो आप हेल्पलेस हो जाते हो। राइट। तो 1 साल तक जब वो बैंक ने कंपनी चलाई तब सेल्स कितनी आ गई थी लास्ट में? मेरे ख्याल से उन्होंने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। कंपनी लेने के बाद उन्होंने हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ये बोल दिया कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है। आपका कंपनी से ना कोई सरोकार है, ना हम आपको कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, ना आप हमसे पूछो तो कोर्ट के थ्रू आओ, कोर्ट में अर्जी लगाओ और हम आपको जवाब देंगे। तो यही वाली कहानी थी। तो इट वाज क्वाइट मेरे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। मतलब मेरा वो जो 1 साल था वो डिप्रेशन में गया। उसके बाद अगले भी 2-2.5 साल काफ़ी डिप्रेशन में गए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ अब। और कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लगती है यू आर यूजलेस, ये जो किया था तुमने ये शायद तुक्का था। तो मतलब एक सपना ही था कि आप इस कंपनी को खड़ा किया, आपकी कंपनी खड़ी हुई, ब्रांड बनाया और सपना ही लगता है। फिर क्या चैलेंजेस आए सर? जैसे कंपनी आपके हाथ से चली गई तो लाइफ में क्या चेंजेस आए? क्या चेंजेस आ सकते हैं? एक आदमी जो बड़ा बिजी रहता है, जिसका फ़ोन हमेशा बजता रहता है, वो लोगों को कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस हैं, ना कोई मतलब अब तो फिर गालियाँ मिल रही हैं चारों तरफ से। आपको जो भी कोई फ़ोन उठाता है आपको पता है आपको गाली मिलनी है, या किसी ने आपसे जो काम कहना है वो आप कर ही नहीं सकते, आपके औकात में नहीं है वो काम करना। तो ऑब्वियसली एक आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है, जो मेरे जैसा आदमी रहा है, जिसने लोगों को हमेशा सोल्यूशन करे हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में कन्वर्ट करा है और हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कोई काम किया है। तो ऑब्वियसली एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि क्या आप आत्महत्या कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मतलब उस पॉइंट तक भी बात गई थी? ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मतलब एक जिसके पास एक ब्रांड है, जिसको लोग बड़ी इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं, आप बाज़ार में जाते हो लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है, अब बाज़ार तो बड़ी दूर की बात है, आप घर पे फ़ोन उठाने से भी डरते हैं कि अब किसने आपको क्या मांगना है जो आप दे ही नहीं सकते, और फिर वो आपके साथ कितनी बदतमीज़ी से बात करेगा या कितनी आपको गाली देगा। और वो भी अपनी जगह ठीक है, उनको आगे से गालियाँ मिल रही हैं, वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं।
तो कौन सा वो पॉइंट था, कौन सा दिन था जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मैं अब पुरानी बातें नहीं पकड़ के बैठूंगा, मूव ऑन करता हूँ? उसमें मुझे लगता है मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा। ओके। उसने ये कंपनी शुरू करी और कुछ एम्प्लॉयज़ को साथ लिया, मिल के उन्होंने कंपनी शुरू करी और काफ़ी बहादुरी दिखाई, लोगों के साथ बातचीत करी और कुछ ने उनको सुना, कुछ ने उनको नहीं माना और कंपनी शुरू करके वो चलाती रही। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं तो पूरे डिप्रेशन में बैठा था। आप जब तक नहीं जुड़े थे उनके साथ? मैं नहीं जुड़ा था, मतलब मैं जाता था तो वो कहती थी आ जाओ, क्या घर में बैठ के करोगे, घर में बैठ के भी तुम्हें फ़ोन पे और तुम और आ जाओ। मैं चला जाता था कभी कभार ऑफिस। उन्होंने भी, मेरे बड़े सारे दोस्त थे जिन्होंने उन्होंने हेल्प करी उसकी। ओके। पैसा दिया, किसी ने ऑफिस दे दिया कि यार ऑफिस ले लो। तो ऐसे कर करके उन्होंने अपनी चीज़ें शुरू करी और पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ शुरू करी। तो मेरे ख्याल से 1.5 साल तो मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं खुद बहुत बुरे हाल में था। तो मैं, क्योंकि जब कंपनी बंद हुई थी तो उन्होंने कंपनी शुरू करी 2019 में। उन्होंने कंपनी शुरू करी 2019 में, सू कैम्प बंद करी बैंकों ने। ओके। पूरा बंद कर दिया, तो किसी को भी कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं। तो हम जिन लोगों को सर्विस दे पाए वो कोशिश करी उन्होंने कि भाई आप थोड़ा माल ले लीजिए, थोड़ा मैं सर्विस दे देती हूँ। ऐसे कर करके किया और लोगों ने कुछ किया भी और जितना वो कर सकती तो उसने किया। और मैं समझता हूँ मैं 1.5 साल मैंने 2019 जब तक कोरोना नहीं आया था मैंने शायद बहुत कम इंटरेस्ट लिया। ये नई कंपनी का क्या नाम है सर? इस नई कंपनी का नाम है सुवास्तिका। अच्छा, तो सू कैम का जो SU था वो आपने अभी आगे कंटिन्यू रखा अपने साथ? हाँ, मुझे लगता है शायद वो सू में कुछ भला था। अच्छा। तो सू के साथ मैं कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। राइट। तो फिर मेरी जो बेटी है उसका नाम स्वास्तिका है। ओके। लेकिन सुवास्तिका नहीं है, SW है, नॉर्मल जो होता है नॉर्मल SW है। तो कहीं ना कहीं बेटी का नाम भी हो गया और वो सू कैम वाला SU भी आगे कंटिन्यू हो गया, दोनों चीज़ हो गई जी। तो शुरू में आपने कहा कि मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, मेरा फोकस ही नहीं था वहाँ पर, फिर आपने कैसे धीरे धीरे जाना शुरू किया? जब कोरोना आया तो शायद कुछ इन्होंने एक्सपोर्ट के ऑर्डर ले लिए थे, उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। ओके। कुछ क्वालिटी के इश्यूज थे। तो मैं बड़े बेमने से घुसा उस काम में और फिर उसके बाद तो मुझे पता नहीं लगा मेरा टाइम कैसे गया। ओके। फिर वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं पता फिर मेरे साथ क्या हुआ। फिर तो मैं इतना इन्वॉल्व हो गया, शायद मैं इतना सूखा में इन्वॉल्व नहीं था जितना मैं यहाँ इन्वॉल्व हो गया। और फिर टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी, पेटेंट पे पेटेंट और मतलब फिर लाइफ बड़ी डिफरेंट हो गई। तो ये सर होता है जैसे मतलब किसी का किसी भी चीज़ को लेकर अगर दिल टूटा है या कहीं पर वो बंदा थोड़ा सा डिप्रेसिंग मोड में गया है तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो आपको वो स्वास्तिका में मिल गया। वैसे भी और लाइफ में करना क्या था मैंने बड़ा सोचा, मुझे बड़ी सारी नौकरियों का मतलब 2018 के बाद ही बहुत लोगों को पता लग गया था, कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, कि मैं कंपनी से बाहर हूँ। राइट। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भेजने शुरू कर दिए थे नौकरी की। ओके। तो बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां थी जो मेरे पीछे लग ली थी कि भाई आप आ जाओ, हमारी कंपनी के MD बन जाओ और आप कंपनी, मतलब क्योंकि बड़ी सारी चाइनीज़ कंपनियां एंटर कर रही थी, बड़ी सारी यूरोपियन कंपनियां इंडिया में एंटर कर रही थी और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक आदमी जो इंडस्ट्री को जानता है, जो इंडस्ट्री को समझता है, तो उसको वो रख लेते तो शायद बड़ा जल्दी काम हो सकता है। और ऐसे बड़े सारे मेरे पास उस समय ऑप्शन थे। 2019 में भी ऑप्शन थे, 2020 में भी ऑप्शन थे। लोगों ने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, मैं इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू दे के आया। ओके। और किसी को भी ना नहीं बोला क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा अगला जो वो है पड़ाव वो कहाँ है। मुझे इस कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, वो मेरी वाइफ चला रही थी और वो भी ज़्यादातर लॉस ही हो रहा था, प्रॉफिट तो ना के बराबर ही बन रहा था। और मुझे लगता था कि चलो नौकरी भी करनी पड़ सकती है क्योंकि बच्चे पालने हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंटरव्यू दिए। कोई बंदा नॉर्मल नौकरी भी करता है और समय के साथ साथ जैसे प्रमोशन होता है, उसकी प्रोफाइल आगे अच्छी होती चली जाती है। तो आपने जैसे एक कंपनी संभाली थी तो आप कंपनी के मालिक थे और बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ा जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो मैं नीचे जा रहा हूँ उल्टा? चॉइस क्या है, आप डिप्रेशन में बैठे हो, खाने पीने का आपके पास कोई बहुत ज़्यादा, आपके खर्चे बहुत थे, ड्राइवर थे, घर में कुक थे, घर में और लोग थे, तो धीरे धीरे सब लोगों को निकाला। अच्छा। काफ़ी लोग, एक मेरा ड्राइवर था जो कह रहा था नहीं सर कि मैं तो आपके साथ ही रहना है। घर में 6 गाड़ियाँ होती थी, सब चली गई, कंपनी ने वापस ले ली। और तो क्या करे आदमी,
आप ही बताइए, अगर आप उस सिचुएशन में, तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस तो है नहीं। आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो आपको लगता है यार चल कोई तो बुला रहा है, पता लगा कि इसने भी नहीं बुलाया, तो मैं गया देने इंटरव्यू। एंड पीपल वर नाइस टू मी। ऐसा नहीं है इंटरव्यू में ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि जनरली यही क्वेश्चन होते थे कि चलो आप कितने पैसे, मतलब हम आपको ये ऑफ़र करते हैं, आपको ये पोजीशन है, हम आपको ये देंगे और आपको हमारे लिए ये करना है। तो और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैन्युफैक्चरिंग से, मार्केटिंग से, सेल्स से, काफ़ी एक्सपीरियंस था। बस उस समय मेरा जो मेरा आप कह सकते हैं हौसला बड़ा कम था। बाकी तो वो सेम ही आदमी था। तो सर ये जैसे अब मान लेते हैं कि सुकैम से आपका कोई आज की डेट में रिलेशन नहीं है, राइट? वो फेज़ आपकी लाइफ का, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हुआ है, स्वास्तिका। तो स्वास्तिका में भी आप सेम चीज़ करते हैं, इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं, जब मैंने 2020 में काम करना शुरू किया तो मैंने पहले सोचा कि मुझे अब करना क्या है। मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत, जैसे वो काम चल रहा था उसको मैंने थोड़ा स्टेबल किया, क्वालिटी पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। तो मेरा पहला ये था कि क्या मुझे वही दोबारा करना है। क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो मैं सुकैम में करके आया हूँ, मुझे यही करना क्या। तो उसके साथ साथ मुझे बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई, लिथियम की अपॉर्चुनिटी और बड़े ESS की, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की अपॉर्चुनिटी, लिफ्ट के बैकअप्स की अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहीं थोड़ा बहुत काम किया था, सोचा था उस समय, पर मैं उतना कर नहीं पाया था। और IoT का बहुत बड़ा एक सेक्टर है कि IoT, आपके सारे प्रोडक्ट IoT से लिंक होने चाहिए। तो फिर मैं उन कामों में लग लिया। अच्छा, लिथियम के पीछे लग लिया। मुझे लेड एसिड का बहुत एक्सपीरियंस था। लेड एसिड बैटरी मैंने 30 साल फैक्ट्री चलाई थी। सुकैम में लेड एसिड बैटरी भी मैन्युफैक्चर करते थे आप? जी, सुकैम में लेड एसिड बैटरी ही मैन्युफैक्चर करते थे, और तो कोई बैटरी मैन्युफैक्चर करी नहीं। इन्वर्टर्स और लेड एसिड बैटरी। ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी में मैंने सुकैम में ना बहुत मार खाई, और मुझे लगता है कि वो शायद इस वक्त काम आई कि लोग बोलते थे यार सुकैम में ना इन्वर्टर तो बहुत अच्छा है, बैटरी अच्छी नहीं है। क्या चैलेंजेस थे, मतलब क्या? बड़े सारे चैलेंजेस थे। हमने लोग बाहर से लिए थे, बैटरी इंडस्ट्री की हमें नॉलेज नहीं थी, और जो लोग बैटरी इंडस्ट्री में थे वो बड़ी प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी। तो जनरली आप देखा होगा एक्साइड और अमर राजा 2 ही कंपनी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इन्वर्टर की बैटरी में कोई बहुत ज़्यादा, हम मतलब मोर और लेस सबकी एक जैसी बैटरियाँ थी। हमारी थोड़ी एवरेज बैटरी थी, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश करी। बट इस पूरे प्रोसेस में आई लर्न कि बैटरी होती क्या है, बैटरी की जो टेस्टिंग है वो कैसे होती है, अच्छी बैटरी की टेस्टिंग क्या होती है। तो मैंने बड़े सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट लिए, समझे, और मैंने बैटरी में मार बहुत खाई, पर मैंने लर्निंग बहुत करी। वो सेम लर्निंग मेरे को लिथियम में काम आने लगी। जैसे मैंने लिथियम पे काम करना शुरू किया, मुझे पता था बैटरी चेक कैसे होती है। मैंने उन्हीं सारे प्रोसेसेस पे लिथियम चेक करी, और जैसे ही मैंने लिथियम चेक करी तो मुझे लगा यार ये तो लेड एसिड इसके आगे टिक ही नहीं सकती। और बस फिर मैंने उस पर R&D करनी शुरू करी, और पहले किसी से लिथियम मंगाई, अपने इन्वर्टर ट्यून करे, इन्वर्टर में चेंजेस करे, और फिर उसके साथ इन्वर्टर मैच कराया। बहुत सारे काम करने शुरू करे, और वो कंटिन्यूस अफेयर है। मतलब जो मुझे नहीं लगता कि ये बंद होने वाला काम है, कि आप कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते ही चले जाओगे, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ रिक्वायरमेंट नाउ। तो लेड एसिड बैटरी से कम्प्लीटली आप लिथियम की तरफ मूव कर चुके हैं अब? जी, मैं लेड एसिड इस नई कंपनी में आके, हमने शुरू में कुछ एक्सपोर्ट करी थी, इधर उधर से लेके तो करी थी। ओके। पर 2020 के बाद हमने लेड एसिड का कोई काम नहीं किया। अब कम्प्लीटली लिथियम में? सब लिथियम में। क्या मेजर डिफरेंसेस आप बताना चाहेंगे जो लोगों को के लेड एसिड बैटरी में ये ड्रॉबैक्स हैं या ये लिमिटेशंस हैं, वो लिथियम में नहीं है, कुछ ऐसी? बड़े सारे हैं। जैसे आप देखिए, पहले तो लाइफ की बात कर लेते हैं। लिथियम की लाइफ ज़्यादा है, साइज़ छोटा है, वेट नहीं है, पानी नहीं डालना, कुछ उसको वो नहीं करना। और आधी बैटरी जैसे क्योंकि जो लिथियम बैटरी है वो C1 की बैटरी है, और जो लेड एसिड बैटरी हैं वो सारी ज़्यादातर C20 की बैटरी हैं। कोई सोलर में बात करता है तो C10 की बात कर लेता है, लेकिन ये C1 की बैटरी है। तो ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो इसमें मतलब जैसी लोगों को अगर आप दिखा दें कि यार ये लिथियम बैटरी है और ये लेड एसिड बैटरी है, सिर्फ शक्ल ही दिखा दें, तो 90% लोग लेड एसिड लेना ही नहीं चाहेंगे। आज आपके घर में बैटरी लगी हुई है, आपने पानी डालना है, इतनी बड़ी जगह है, गंद, और जब भी कोई पानी डालने आएगा आपका फ़र्श ख़राब हो जाना है। तो आधे लोग तो इस बात से मतलब
इन्वर्टर से डरते हैं, ऐसी गंदी जगह में लगाएंगे इन्वर्टर के, उनको पता है यार यहाँ तो पानी फर्श ख़राब होना ही होना है। और बड़े सारे चैलेंजेस हैं, इतना बड़ा साइज़ है, अगर आपको कोई 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है तो उसमें 12 बैटरियाँ लगती हैं, वो इतना बड़ा, उसके लिए जहाज वो एरिया चाहिए आपको, ये चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल छोटा सा एक, अगर आप मेरा 10 kVA का लिथियम ESS देखेंगे तो आप देखेंगे ये बस 2 छोटी सी चीज़ें, बस इतनी ज़रा सी जगह में लग गई। तो मतलब इसमें फिर क्या है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया तो अपनी में एक बड़ी मार्केट है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मार्केट है। सोलर के अंदर, सोलर अगर आप देखेंगे, सोलर स्टोरेज सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं। लोग जो ग्रिड फीड इन्वर्टर लगाते हैं, जो वो तो सक्सेसफुल हैं जिन्होंने ग्रिड में फीड करना है, लेकिन जिसमें बैटरी नहीं है। लेकिन बैटरी वाला इन्वर्टर लगाने से लोग डरते हैं, उनको पता है इसमें नुकसान ही नुकसान है, और लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले मैंने सुकैम में सोलर के इन्वर्टर बनाए थे, स्टोरेज वाले, और हमारे वहाँ पे वही शिकायत थी कि लोगों के पैसे बचते नहीं थे, बड़े सारे चैलेंज थे, बैटरी ख़राब हो जाती थी बहुत जल्दी, वो रिप्लेस करानी पड़ेगी। मतलब कोई भी जो आदमी सोलर का लेता था तो मतलब जनरली जब हमने शुरू में सोलर किया तो लोगों को पैसे नहीं बचाने थे, लोगों को सिर्फ बैकअप ज़्यादा चाहिए था, तब तक तो कहानी ठीक थी। लेकिन जब लोगों को लगा कि यार सोलर से बैटरी में पैसे भी बचते हैं, तो वहाँ पे आके सोलर में पॉसिबल नहीं था। लेकिन लिथियम आने के बाद तो हमें समझ आ गया यहाँ तो पैसे बचेंगे ही बचेंगे। लिथियम कैन ओनली सर्वाइव इन सोलर, नो अदर बैटरी कैन सर्वाइव इन सोलर। लेकिन सर जो लेड एसिड बैटरी के, जैसा आपने काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स बताए, लिथियम बैटरी के भी 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक जो मुझे पता है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे पता है कि ये 2 चैलेंजेस हैं। और एक चैलेंज तो न्यूज़ में भी आता ही रहता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें लिथियम बैटरी यूज़ होती हैं, तो डेली बेसिस पे ही लगभग कहीं ना कहीं न्यूज़ आती रहती है कि कोई 2 व्हीलर फट गया, बैटरी फट गई, आग लग गई। तो एक तो लिथियम बैटरी में आग लगने का चैलेंज, और दूसरा उसकी कॉस्टिंग, कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है। मतलब अभी हम इस इंडस्ट्री में जो दूसरे ब्रांड्स हैं जो लिथियम बैटरी बना के बेच रहे हैं, तो मुझे पता है वो अपनी बैटरी, नॉर्मल बैटरी 1 लाख से ऊपर भी उसकी कॉस्टिंग रहती है, जहाँ की लेड एसिड बैटरी की 12-15 हज़ार रुपये कॉस्टिंग रहती है। तो ये 2 चैलेंजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो पहले चैलेंज के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू हुई है तो क्या आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं या बसेज़ हैं, क्या ये लेड एसिड पे चल सकती हैं? नहीं चल सकती। क्यों? इतना बड़ा साइज़, इतना बड़ा भार, तो वो तो चल ही नहीं सकती। नहीं चल सकती। अब जो भी टेक्नोलॉजी, क्या लेड एसिड नहीं फटती? लेड एसिड पे लोग मरे हैं। आप देखिए, इतनी न्यूज़ है लेड एसिड लोगों के घर में फटी है। अभी मैं रिसेंटली किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों को मिल के आया, उनके लेड एसिड बैटरी फटी पड़ी थी। मैंने बोला ये क्या हुआ? बोला जी लेड एसिड बैटरी फट गई उसके घर में, सोलर पे लगी हुई थी, और उसके सारे कपड़े जल गए, क्योंकि जो एसिड था वो उसके कपड़ों पे गिरा जाके। तो लोगों के चेहरे पे एसिड आके गिरता है, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। तो क्या आप मैंने इतने डीलर देखे जो लेड एसिड बैटरी हैंडलिंग कर रहे थे और उसमें से एसिड निकल के उनके मुंह पे आ गया, उनका कभी आज तक चेहरा ही ठीक नहीं हुआ। तो एक्सीडेंट तो हर जगह होते हैं, लेकिन आपको लिथियम में ज़्यादा एक्सीडेंट दिख रहे हैं क्योंकि आपकी नई नई बात है। तो अब आज के समय में गर्मियाँ चल रही हैं, एयर कंडीशनर फट रहे हैं, उसकी तो न्यूज़ कोई नहीं लाता क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है। तो क्या होता है, एक्सीडेंट हर स्फीयर में हो रहे हैं, कोई ना कोई लोगों से गलतियाँ हो जाती है तो एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब स्कूटर में लोगों ने आग लगी तो क्या लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने बंद कर दिया? नहीं। क्यों सर, हमने मना किया? वो तो सर क्योंकि लोगों को अपना काम करना है, तो खराब हो आप देखिए, हर जो भी चीज़ को अगर आप ढंग से यूज़ नहीं करेंगे और उसकी आप यूज़ कहीं मिसयूज़ कर लेंगे, या मैन्युफैक्चरर ने गलत बैटरी बना दी, ठीक है, उसका कहीं गलत उपयोग गया, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो जो आपने कहा कि जैसे अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, क्या सही तरीका है यूज़ करने का? तो देखिए, लिथियम के साथ इन्वर्टर का बहुत बड़ा रोल है कि कैसा इन्वर्टर, लिथियम कैसे बनाई आपने, उसमें क्या क्या पैरामीटर आपने देखे। वो लेड एसिड के साथ भी था, लेड एसिड भी फटती थी, हमारे फैक्ट्री में फट जाया करती थी। ठीक है। तो हर चीज़ में आपकी लर्निंग है और आपको उसको इम्प्रूव करते चले जाना है। अब एक आदमी है, लोग अपने घरों में लिथियम बैटरी बना रहे हैं, छोटे लेवल पर लोग अपनी वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए सर आप ऐसा है, अपने घर में ये 4 लेके आए हैं, अपने सेल लेके आएँ और इसको ऐसे जोड़ें और चला लें, तो अब तो भाई फटेगी। उसमें हमारा क्या कसूर है? मतलब आपको चीज़ समझे बिना अगर आपको करनी है, और इंडिया में ऐसे हादसे होते रहेंगे क्योंकि लोग समझेंगे नहीं कि भाई क्या चीज़ को कैसे लगाना है, क्या चीज़ कैसे बनानी है, तो फिर लिथियम थोड़ी बदनाम होगी। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बैटरी, अगर लिथियम बैटरी लेते हैं तो बढ़िया ब्रांड से लें, बढ़िया मैन्युफैक्चरर। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रांड, हमारे तो खुद अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि भाई ये चीज़, इसमें ये चैलेंजेस हैं, हम उसको इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। ओके। तो बाकी मैन्युफैक्चरर क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं,
क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ये तो अभी एक देखिए इट्स जस्ट जैसे स्कूटर हैं, तो स्कूटरों में भी लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी शुरू करी। जब इंसिडेंट हुआ है तो लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी शुरू करी, और वो इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस है, ये कभी बंद नहीं होगी। तो मैं नहीं कहता कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई नाम है या कुछ है, डिपेंड करेगा कि इसमें कितना माइंडसेट है। और इसमें मुझे तो सुकम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में दिख रही है कि सुकम तो ब्रांड बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, वहाँ पे मुझे, यहाँ पे तो मेरी नॉलेज बहुत काम आ रही है। और अगर आप देखेंगे पूरी लिथियम में जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लेयर ही नहीं है। हाँ, अभी तो क्योंकि न्यू इंडस्ट्री है, लोगों को डर है। जो बल्कि बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आपने नाम लिया था अभी एमरॉन का, एक्साइड का, इनका नाम लिया था, तो ये क्योंकि लेड एसिड बैटरी में कई सालों से ये ब्रांड्स हैं और इनको भी ये चीज़ दिख रही होगी कि यार लिथियम बैटरी भी कहीं ना कहीं आ रही है, तो इन ब्रांड्स की बैटरीज तो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े सारे लोगों ने 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अच्छा। और वो टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके। तो अल्टीमेटली सबको लिथियम में तो आना ही है। ओके। मतलब आप आज मतलब इट इज़ नॉट दैट कि मैं लिथियम में काम कर रहा हूँ, सबको ये बात समझ आ गई है कि फ्यूचर तो यही है। आप मतलब थोड़े अर्ली स्टेज में आ चुके हो उस पर? क्योंकि मेरे को R&D करने की आदत है या कह लीजिए बीमारी है। जो आपने, ये पहला क्वेश्चन था मेरा कि जो आग लग जाती है, उसका आपने जवाब दे दिया। दूसरा कॉस्टिंग को लेकर अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग आप देखिए आज के समय में कॉस्टिंग काफ़ी गिर गई है, क्योंकि जो लिथियम है और लेड एसिड की कॉस्ट में 25 से 30% का फ़र्क रह गया है। अच्छा। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो भी फ़र्क खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा लेड एसिड महंगी होगी, लिथियम सस्ती होगी। आपका कौन सा लिथियम बैटरी का मॉडल है ऐसा जो लेड एसिड बैटरी के बराबर है? हमारे बड़े सारे मॉडल हैं। हमारा 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 48 वोल्ट का, बड़े सारे मॉडल हैं। ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट का एक बेसिक मॉडल देखें, हाँ, तो जो बैटरी है वो जो लेड एसिड बैटरी है वो लोगों को 13,000 रुपये की मिलती है। हाँ, 150 AH की। बिल्कुल। वो हमारी 18-19 हज़ार की है विद टैक्स। ओके, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जाएगा। फिर आप देखिए ना, लाइफ भी आपको ज़्यादा मिल रही है। हाँ। जगह नहीं ले रहे, वॉल माउंट हो जाती है, मेंटेनेंस नहीं है। तो आपको सारी अगर आपका कोई भी एक आदमी आपके यहाँ पानी डालने आता है, वो पैसे लेता है। अगर आपके घर में कोई भी आपने लेड एसिड खरीद ली, 13,000 की लेड एसिड खरीद ली, तो आपको पानी डालने के लिए बंदा 3 साल आपके पानी डालेगा, उसके 2,500-3,000 पे ले जाता है। तो फ़र्क कहाँ रह गया? फिर सिरदर्दी। पानी अगर आपके फर्श पे गिर गया तो क्या होगा? तो आपका तो जो पैसे बचने हैं वो बचना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो नुकसान ही हो जाना। फिर बच्चे हैं, जिन घरों में बच्चे हैं वो अगर लेड एसिड के आसपास कहीं जाते हैं तो फ्यूम्स हैं। आप देखिए सारी गवर्नमेंट्स आज की डेट में पोल्यूशन की बात कर रही हैं। लेड एसिड इंडस्ट्री अपने में एक पोल्यूशन की इंडस्ट्री है। जहाँ बनती है वहाँ पोल्यूशन है, जिस घर में आके लगती है उस घर में पोल्यूशन है। बिकॉज आप लेड की फ्यूम्स ले रहे हैं। वर्ल्ड में लेड हर जगह से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन लोग तो अपने घरों में लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं, लेड फ्यूम्स ले रहे हैं। राइट। हेल्थ के एंगल से आप देखिए। इसमें सर लोग एक चीज़ और कहते हैं कि अगर हम आज लेड एसिड बैटरी ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं, 5-6 साल बाद वो ख़राब हो भी गई तो भी हम उसको वापस बेच के नहीं ले सकते हैं। लिथियम बैटरी मतलब रीसेल है उसमें, लिथियम बैटरी में नहीं है रीसेल का। बड़ी गलत फहमी है लोगों को। आज की डेट में रीसेल वैल्यू जो लिथियम की बढ़ रही है, शायद लेड एसिड की नहीं बढ़ रही है। अच्छा। आज आप देखिए 250 रुपये किलो से 300 रुपये किलो आपका जो सेल, ख़राब सेल है वो बिकता है लिथियम का। और हमारी अगर 10 किलो की बैटरी है तो 2,500 तो आपको वैसे ही मिल रहा है। और वो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वो जो उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, जो लोग उससे निकालते हैं उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, रिसाइकल निकाल के। तो आज की डेट में उसकी 250 से 300 रुपये की वैल्यू आ चुकी है। आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए, और वो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है हो सकता है आज आपने जिस रेट पे बैटरी ली है, और अगर आपने 5 साल या 7 साल के बाद वो बैटरी बेची तो उससे आपको 15,000 रुपये मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका तो पूरा रिसाइकल हो जाता है। ओके। तो आपकी जो बैटरी है लिथियम की, अगर भविष्य में वो ख़राब होती है किसी यूज़र की तो आप वापस लेते हैं? बिल्कुल। अभी तक मौका ही नहीं आया, अभी तो हम वारंटी के अंदर चल रहे हैं। हाँ। आगे आने वाले में भी आएगा। तो मैं तो देख रहा हूँ पीछे जो रिसाइकल मटेरियल की वैल्यू जो हमें मिल रही है आज की डेट में, और अगले 5 साल में मुझे तो कोई नुकसान नज़र नहीं आता। तो आप ले लेते हैं वापस? मतलब अभी मौका ही नहीं आया, आगे लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे। तो सर स्वास्तिका में अभी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रहे हैं? तो स्वास्तिका में हमारे पास सबसे बड़ा जो है कि हम जनरेटर हटाना चाह रहे हैं, कि जो बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, ओके, बिल्डिंग्स के साथ लगे हुए हैं, होटलों में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, घरों में लगे हुए हैं, क्योंकि छोटे इन्वर्टर तो हमने सुकम में काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए थे। तो मेजर फोकस है कि हम जनरेटर हटा पाएँ, कि जनरेटर से मुक्त करें, या अगर जनरेटर रहे भी तो ना के बराबर चले। जैसे फैक्ट्रियों में हमने जो सिस्टम लगाए हैं अभी बड़े वाले, तो उसमें जनरेटर ना के बराबर चलता है। तो जनरेटर हटा के उसकी जगह क्या? हमारा ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लिथियम के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बैटरी लिथियम की
कि वो जनरेटर को भी रिप्लेस कर दे? जी, हमने ऑलरेडी 200 केवीए के सिस्टम सिंगल पीस लगा दिया। ओके। 500 केवीए पे हम काम कर रहे हैं। 1 मेगावाट भी लगाना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले 1 साल के अंदर अंदर हम 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग अपने घर पर एक छोटी सी लिथियम बैटरी लगाने में डर रहे हैं ये सोच के कि ये तो फट जाएगी, आप कह रहे हैं कि आपने पूरी फैक्ट्रियाँ चला दी इसके ऊपर। अब मैं क्या बता सकता हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लगा लिया और पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स। कितना टाइम हो गया लोगों को इन्हें यूज़ करते ये करते करते मेरे को जो पहला प्रोजेक्ट किया था मैंने 2.5 साल पहले किया था। और जो बड़ा 100 केवीए लगाया था उसको भी 1.5 साल हो गया। और जो 200 केवीए का प्रोजेक्ट किया उसको भी 9 महीने हो गए। तो ऐसे करके हम सब नए नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में या कहीं पर भी उन्होंने डीजल जेनसेट को रिप्लेस करके ये आपका ESS लगाया है, उनका कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? मतलब उन्होंने पूरी फैक्ट्री अगर वो इस पे चला रहे हैं तो क्या बैकअप मिल रहा है, किस हिसाब से ये चल रही हैं? सो पहले शुरू में लोगों को बड़ा वो था कि भाई यार ये कैसे हो सकता है कि यार ये मतलब एक तरह से इन्वर्टर ही है, UPS ही है, आप समझिए। तो इनमें क्या है, स्विचिंग टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपको कुछ भी चल रही है, मशीन चल रही है, चलती रहती है। तो जैसे मैंने एक फैक्ट्री करी जहाँ पे केमिकल का था, प्रोसेस था। ओके। तो उनका एक प्रोसेस बंद हो जाता था। जनरेटर पे जब भी आता था वो चीज़ें प्रोसेस बंद हो जाता था, उनका बड़ा सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता था। ओके। तो वो बड़े खुश हुए। फिर हमने एक एक्सपोर्ट का एम्ब्रॉयडरी यूनिट करा। तो उनका भी ऐसा ही था, एम्ब्रॉयडरी कभी कभी बीच में बंद हो जाती थी तो बड़ा सारा कपड़ा वेस्ट हो जाता था। तो वो भी फिर अभी हमने ऐसे कर करके हमने बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ कर डाली। तो हर जगह फैक्ट्री में हमारा नया एक्सपीरियंस आया कि लोगों को मोर देन की बेनिफिट की भाई ये बेनिफिट है कि भाई स्विचिंग टाइम नहीं है तो कुछ भी मशीन चलती रहती है। उनकी कुछ भी जो भी जिस तरह की भी मशीन है वो चलती रहती हैं। राइट। अभी हमने एक डायमंड की फैक्ट्री करी है जो डायमंड पॉलिश करते हैं। ओके। उनका भी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। उनका ऑनलाइन UPS लगा था, वो बैकअप नहीं देता था, 5-7 मिनट का बैकअप आता था। और जब जनरेटर शिफ्ट मारता था तो चैलेंज हो जाता था, तो हमने वहाँ पे भी लगाया। ओके। तो हमने क्या देखा कि जो जनरेटर और ये जो कॉम्बिनेशन है ESS का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। स्विचिंग होती नहीं है। तो जो भी प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट? अभी तो हम इंडिया के बाहर तो हम छोटी बैटरी बेच रहे हैं। ओके। लिथियम वाली, बट वेरी सून विल बी एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स। डिमांड आ रही होगी वहाँ से? बातें तो बहुत हो रही हैं, डिमांड भी बहुत आ रही है, पर अभी हम इंडिया में इतने बिजी हैं कि हम अभी ये सोच ही नहीं सकते कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे लेड एसिड बैटरी से आपने लिथियम बैटरी पर स्विच किया है, लिथियम बैटरी के आगे भी और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो हमें सुनने को आती रहती हैं। आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कोई आपका विचार है? सो देखिए, जो लिथियम है अब इसका वेरिएंट है। स्टोरेज इज़ अ बिग बिजनेस। राइट। पहले हो गया था पावर जनरेट करी और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। राइट। अब आज की डेट में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ी सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमारे को पीक पावर पे टैरिफ है। पीक पावर का टैरिफ अलग है और नॉन पीक पावर का टैरिफ अलग है। तो अब देखिए, अब इंडिया में भी पीक पावर और नॉन पीक पावर अभी एक स्टेट में, मैंने सुना, तमिलनाडु में और केरला में 2 इम्प्लीमेंट हुई हैं। पीक पावर का घरों में भी और फैक्ट्रियों में भी, कमर्शियल में भी। तो इसका बहुत बड़ा यूज़ आने वाला है कि आपने नॉन पीक पावर में आपने एनर्जी स्टोर कर ली, चाहे आपने सोलर से करी, चाहे आपने विंड से करी, चाहे आपने मेन इलेक्ट्रिसिटी से स्टोर करी। तो स्टोरेज इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग बिजनेस। ओके। सो मेरा फोकस, क्योंकि मैंने इतने साल स्टोरेज ही किया है, तो मुझे अब बड़ी स्टोरेज करनी है, बड़े स्टोरेज वाले काम करने हैं। तो मेरे को इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र आता है कि स्टोरेज इज़ अ बिग बिजनेस। कि आपने स्टोर करी, आज आपको लिथियम LiPo4 मिल रही है, कल और नई लिथियम की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एंड हम भी उतने हिसाब से अपने आप को चेंज करते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये फ्यूचर बहुत बड़ी फ्यूचर है कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज फ्रॉम एनी सोर्स इज़ अ बिग बिजनेस। राइट। तो मेरा फोकस है, अभी तो मैं खैर छोटे छोटे काम किए हैं, जैसे जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा मैं वैसे वैसे अपने आप को चेंज करता चला जाऊंगा। किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे भी आपने कुछ चेकआउट करा रिसेंटली? मैं रोज़ करता हूँ, मेरा रोज़ का काम है। मेरे रात के 1-1.5 घंटा 2 घंटे मेरा हमेशा पढ़ने पे जाते हैं। तो सर, जैसे आप कह रहे हो कि आप ये रोज़ चेकआउट करते हो, कहीं पर अगर, क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी नए बच्चे भी होते हैं जो इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम शुरू करना चाहते हैं, वो भी अगर ये चीज़ें पढ़ना चाहें, सीखना चाहें आपके थ्रू या डायरेक्टली, तो कैसे कर सकते हैं? सो आप स्वास्तिका में हमने एक ब्लॉग शुरू किया हुआ है। ओके। जो ब्लॉग मैं लिखता हूँ। आप लिखते हो? मैं लिखता हूँ। आमतौर पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं ब्लॉग लिखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। आप कह रहे हो कि आप खुद लिखते हो? सो इसमें भी एक स्टोरी है। ओके। तो जब सूकम गई तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में था और मैं खाली बैठा था। तो मैंने सोचा यार कुछ सीख लेता हूँ, नहीं तो मैं बहुत नेगेटिविटी में जा रहा था। तो मैंने फिर वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर आता है जिस पे आजकल लोग वेबसाइट बनाते हैं। राइट। तो वर्डप्रेस पे मैंने सीखना शुरू करा।
ऑनलाइन गया, मैंने यूट्यूब की वीडियो देखनी शुरू करी और मैंने एक वेबसाइट बना डाली, मतलब किसी ऐसी जनरल वेबसाइट बनाई। ओके। फिर एक और वेबसाइट क्रिएट करी। ठीक है। तो ऐसे कर करके मुझे लगा यार वेबसाइट बनाना बड़ा आसान काम है वर्डप्रेस के अंदर। और फिर ब्लॉग लिखना, क्योंकि मैं तो लिखता ही हूँ। और आजकल क्या है कि बड़ी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं जो आपकी इंग्लिश गलत है वो ठीक कर देती है। ऐसी बड़ी सारी ऐप्स आ गई हैं। राइट। तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। तो आपको किसके लिए हेल्प चाहिए? आपने खुद लिखना अपने दिमाग से। आपको पता है आपने क्या लिखना है, क्योंकि इतना साल की एक्सपीरियंस आने के बाद मुझे पता है मुझे इस इंडस्ट्री में क्या लिखना है। फिर आपने सर्च मारी कि दूसरे किसी ने क्या लिखा हुआ है। तो आपको लगा अगर ये वाली चीज़ें जो उसने लिखी है, जो मैंने लिखी है, वो उसने नहीं लिख रखी, तो फिर वो ब्लॉग की मीनिंग बन जाता है। राइट। तो उनकी कुछ अच्छी चीज़ें मैं वो भी इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ और अपने थॉट भी इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। तो मैं रोज़ मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 3-4 दिन में, अब एवरेज मेरी कम चल रही है, अदरवाइज मेरी रोज़ की एक ब्लॉग की एक एवरेज है। ओके। कि मैं रात को बैठ के थॉट से लिख के ब्लॉग पोस्ट कर देता हूँ। तो मतलब अगर कोई डायरेक्टली आपसे कुछ सीखना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आपके ब्लॉग्स पढ़ सकता है? मेरे ब्लॉग पढ़ सकता है, मुझे मेल लिख सकता है। ओके। आप सर एक सीजनड एंटरप्रेन्योर हैं जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं। आजकल जब से ये डिजिटल वर्ल्ड बनना शुरू हुआ है तो काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो आपने सुने होंगे, जिनकी एज काफ़ी कम होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल के। तो आप किसी यंग एंटरप्रेन्योर को फॉलो करते हो? मैं अप्रिशिएट जरूर करता हूँ, फॉलो नहीं करता। अच्छा। क्या आपको लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ अलग कर रहे हैं जो आपके जैसे सीजनड एंटरप्रेन्योर नहीं कर रहे हैं अभी? बड़े कम बच्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हैं आके। राइट। ज़्यादातर डिजिटल वर्ल्ड में वो ऐप्स बनाते हैं या ऑनलाइन सेलिंग कर दी या कुछ कर दिया, ईजी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे को अभी तक बहुत कम लोग ऐसे दिखे जो मैन्युफैक्चरिंग में घुसे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर वो लोग घुसे हैं जिनके माँ बाप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ टफ एरिया। टफ एरिया। तो वहाँ पे थोड़े मुझे कम बच्चे दिखे हैं जो उन्होंने सक्सेस लिए। ऐसा नहीं वहाँ भी लोग नहीं है, वहाँ भी लोग हैं, बट बड़े कम हैं, बहुत कम एग्जांपल है। ज़्यादातर लोग डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जिसमें उनको लगता है कि भाई कोई चीज़ ऑनलाइन सर्विसेज दे दी या कुछ कर दिया और उसमें फेम और नेम और पैसा बहुत सारी जल्दी मिल चीज़ें। जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है कि आपको कोई भी चीज़ खड़ी करनी है, उसके बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं। आप प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसके कुछ फेलियर्स होंगे, सर्विस खड़ी करोगे, मार्केटिंग खड़ी करोगे, सेल्स खड़ी करोगे, तो एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है। जब हम एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो एक तरीके से वो सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस बन जाता है लोगों का, जिनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं पर भी। आपके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, जो लोगों को नहीं पता? कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें। सो जैसे मेरे बड़े सारे शौक हैं जो मैं स्कूल कॉलेज से परस्यू करता आया। ओके। जो किसी को नहीं पता, मैं सीटी बहुत अच्छी बजाता हूँ। तो जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं सीटी बजाता हूँ। जब भी मैं कोई अच्छे मूड में होता हूँ तो मैं सीटी बजाता हूँ। फिर ऐसे मुझे स्विमिंग करने का बड़ा शौक है। तो मैं अगर स्विमिंग करने पहुँच जाऊँ तो मैं 50 लेंथ 40 लेंथ मार के आता हूँ। ओके। जहाँ मैं रहता हूँ लोगों को पता होता है ये स्विमिंग करने उतर आया और ये 40-50 लेंथ मारे नहीं है। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने हर साल कोशिश करी कि एक लेंथ फालतू मार लूँ, ताकि ये ना हो जाए कि भाई मेरा एज का कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी तक का रिकॉर्ड है, पिछले साल तक का रिकॉर्ड है कि मैंने एक लेंथ फालतू मारी। यार वो ऐसा नहीं कि मैं रोज़ करता हूँ, पर मैं एक दिन सोच लेता हूँ यार मैंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। राइट। तो मैं रिकॉर्ड तोड़ डालता हूँ। और योगा मेरा पेट वो है, तो आप देख सकते हैं मेरे योगासन तो मैं करता ही आया हूँ आज तक। तो मतलब आप जब अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे होते हैं? ऐसा फोकस की तो बात नहीं है, वो एक आदत की बात है, तो हम कर लेते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता मैं फोकस करता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आप सीटी काफ़ी अच्छी मारते हैं, तो सीटी मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, हर कोई मारता है, लेकिन आप कुछ अगर अलग से मार सकते हैं, कुछ अच्छी सी तो बढ़िया आपको कोई गाना अच्छा लगता है वो बताइए, उस पर सीटी कर देता हूँ। कुछ भी सुना सकते हो सर। आप बताओ आपका फेवरेट कौन सा? एक पल का जीना फिर तो है जाना। वो क्या है गाना, क्या है, थोड़ा ट्यून बताइए। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तौबा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। ऐ मेरे दिल।
ये मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ट्यून नहीं है, बट मेरे को गाना पता है। सर आपने काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को तो ये लगता है कि जब मुंह से हम सीटी बजाते हैं तो खाली वो सीटी बज रही होती है। आपने तो उसमें भी वो अपर लेवल्स लोअर लेवल सारे निकाल अब एक अपनी उसका सुनाता हूँ। जैसे आपने कर्ज फिल्म देखी होगी, उसकी एक ट्यून थी, तो उस पर मैं आपको, वैसे वो मेरी कोई ऐसी फेवरेट नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी ट्यून मिल जाती थी। ठीक है सर। सर वाकई में आपने बहुत अच्छी बजाई है, जो एक नॉर्मल सी। अभी तो मेरी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, बट मैं एक टाइम में बहुत ही, मतलब जिसे मुझे बाद में पता लगा कि विस्लिंग कंपटीशन भी होते हैं। अच्छा। मुझे पहले पता होता तो मैं उनमें भी पार्टिसिपेट करता। मेरे को सर अभी तक भी नहीं पता विस्लिंग कंपटीशन। अभी मेरी विस्लिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जब भी बहुत अच्छे मूड में होता हूँ, हाँ, तो मैं विस्लिंग करता हूँ। और मेरे बच्चे मुझसे बड़े प्रेरित हैं, वो मेरे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि विसल, और मैंने बड़े कम लोग देखे जो विसल बजा सकते हैं। और मैं इस पर भी एक, जैसे स्कूल कॉलेज में थे लोग, मुझे, मैं सोचता था यार मेरे ना मेमोरी अच्छी नहीं है। अब मुझे समझ आता है यार, जब जिसके दिमाग में इतने सारे गाने हैं, कोई भी गाने पे मैं ट्यून पे, मतलब मैंने कोई गाने पे, जैसे आपने जो गाना दिया, मैंने इस पर कभी कभी विसल नहीं बजाई आज तक। कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा ये कोई इंटरेस्ट वाला गाना भी नहीं है। लेकिन मुझे कोई बता दे और मेरे दिमाग में ट्यून हो, और जनरली ट्यून रहती है, चाहे वो इंग्लिश गाने हैं चाहे हिंदी गाने हैं, तो मैं बहुत अच्छा उस पर कर पाता हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ यार, अपना तो ब्रेन में बड़ी सारी मेमोरी है जो आप टाइम टू टाइम निकाल सकते हैं। राइट सर, काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट था ये। मैं अगर अपने नज़रिए से बताना चाहूँ तो मैं तो आज तक पॉडकास्ट अपने चैनल पे करे नहीं है, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा। तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम करते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं कैसी होगी। और मैं हमेशा से चाहता था कि जब मैं पॉडकास्ट शुरू करूँ तो पहले एपिसोड में आपको ही बुलाऊँ। और हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर करी है। आपका पूरा एक लर्निंग्स आपकी देखी, किस तरीके से आपने चीज़ें शुरू करी, क्या चैलेंजेस लाइफ में आए। एक ऐसा पार्ट आपकी लाइफ का सुकैम से जुड़ा हुआ जो लोगों को आज तक भी क्लियर नहीं था, वो हमने कवर करा। थोड़ा सा फ़न पार्ट भी पॉडकास्ट में ऐड किया। मैं आपको सर थैंक यू बोलना चाहूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मेरी भी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है, तो मेरे को भी नहीं पता पॉडकास्ट क्या होता है, लेकिन आप कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर जो व्यूवर्स हैं जो ऐसे पॉडकास्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काफ़ी सारी छोटी क्लिप्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ये पूरी बड़ी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप कुंवर सर से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उनसे, तो उन्होंने आपको बताया कि उनकी वेबसाइट है जहाँ पर वो ब्लॉग लिखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और आप उनसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पर एक्टिव हैं सर आप? जी, वेरी मच। लिंक्डइन पर आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं। कुंवर सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।